नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करते हैं और उनसे जुड़े आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज की 107वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज, जो हमारी हिंदी की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें आपके कई सारे कमेंट्स हैं कि जो पत्र लेखन वाला आपका टॉपिक है, टिप्पणी वाला टॉपिक है, उसके भी एमसीक्यू एग्जाम से पहले यहां पर कवर कर दिए जाएं। तो बहुत जल्द आपको एग्जाम से पहले उसकी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पत्र लेखन, इसके अलावा जो संक्षेपण है, जो सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनके माध्यम से क्विक रिवीजन कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भोटिया जनजाति को तिब्बत से व्यापार की छूट प्राप्त हुई थी? देखिए, तिब्बत के साथ व्यापार करती थी भोटिया जनजाति, और इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी जनजाति है जो व्यापारिक जनजाति है? आप कहते हैं भोटिया। क्वेश्चन आता है, कौन सी जनजाति है जो तिब्बत के साथ व्यापार करती थी? तो भी आप कहते हैं भोटिया। कौन सी जनजाति है जो 1962 के युद्ध तक, जो भारत चाइना का युद्ध था, तब तक तिब्बत के साथ व्यापार करती थी? तो भी आंसर भोटिया। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा गया था, 4 दर्रों के नाम दिए गए थे, माणा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और चौथे दर्रे का नाम दिया था श्रृंगकंठ दर्रा। और प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस दर्रे के माध्यम से तिब्बत और भोटिया लोग आपस में व्यापार नहीं करते थे? तो श्रृंगकंठ दर्रा उसका आंसर वहां पर था, क्योंकि श्रृंगकंठ दर्रा आपके उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है। तो इन दोनों के व्यापार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाए कि भोटिया जनजाति को तिब्बत के साथ व्यापार करने की छूट कब मिली थी? यह छूट इन्हें 1914 में मिली थी। 1914 में अंग्रेजों और तिब्बतों के बीच में समझौता हुआ था, और इसी समझौते के आधार पर भोटिया जनजाति को, और भोटिया जनजाति की कई सारी उपजातियां हैं, प्रमुख व्यापारिक जाति जो इनकी कौन है? सौका जाति। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1914 में इनको यह छूट मिली थी। नेक्स्ट है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए, गंगा माता मंदिर जो गंगोत्री धाम में है आपका, इस मंदिर का निर्माण गोरखा जो शासक था, गोरखा जो यहाँ का सूबेदार था, अमर सिंह थापा, इसके द्वारा करवाया गया था। अमर सिंह थापा के द्वारा 1807 में गंगोत्री माता मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। तो आपने नाम याद करना है, किसने निर्माण करवाया है? अमर सिंह थापा। गंगोत्री धाम की या गंगा माता मंदिर की शीतकालीन पूजा कहां होती है? शीतकालीन पूजा इनकी मार्कंडेय मंदिर में होती है, उत्तरकाशी में। जो गंगा माता मंदिर है, यानी जो आपका गंगोत्री धाम है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। 4 धामों का यात्रा क्रम पेपर में आ जाता है। 4 धाम की अगर आपको यात्रा करनी है तो सबसे पहले आप यमुनोत्री में जाते हैं, फिर आप गंगोत्री में जाते हैं, फिर आप जाते हैं केदारनाथ, और फिर जाते हैं बद्रीनाथ। ये इसका यात्रा क्रम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां पर ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1808 में किसे गंगा का स्रोत पता करने के लिए भेजा गया था? तो इसका नाम याद करेंगे, रैपर। रैपर नाम का एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था 1808 में गंगा का स्रोत पता करने के लिए। इसी रैपर ने देहरादून का सर्वेक्षण भी किया, और इसी रैपर ने देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या दी थी। इसे भेजा जरूर गया था, लेकिन यह गंगोत्री तक पहुंच नहीं पाया था। गंगोत्री पहुंचने वाला पहला अंग्रेज, इसका नाम है फ्रेजर। इसको भी ध्यान रखेंगे, फ्रेजर 1816 में गंगोत्री पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा यह आपके उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? एक आपका मुलिंगला है, इसके अलावा थांगला दर्रा, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। इसके अलावा सांगचोकला दर्रा, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। नीलांग दर्रा, ये भी आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, ठीक है।
अगर पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रों की बात करें, उत्तरकाशी को तो आपने देख लिया, मुलिंगला, थांगला, नेलांग और सांगचोकला। पिथौरागढ़ और तिब्बत की बात करें, इन दोनों के बीच में आपका लिपुलेख दर्रा आता है, दारमा आता है, ऊटा जयंती आता है, नवीधुरा दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में आता है। चमोली और तिब्बत के बीच की बात करें, तीनों के तीनों, क्योंकि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी हमारे सीमावर्ती जिले हैं जो तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। चमोली और तिब्बत के बीच में आपका नीति दर्रा है, किंगरी बिंगरी दर्रा है, माणा दर्रा है, इसके अलावा शलशल दर्रा, तंजुम दर्रा, ये चमोली और तिब्बत के बीच में है। भिहुंडार, चोरहोती, इन दर्रों के नाम आपने याद करने हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उत्तराखंड में जिनकी बारे में पूछा जाता है, जैसे एक दर्रा है लास्पा दर्रा। लास्पा दर्रा किस किस जनपद को जोड़ता है? यह पिथौरागढ़ और चंपावत को आपस में जोड़ता है। एक दर्रा है आपका कालंदी दर्रा। कालंदी दर्रा आपके उत्तरकाशी और चमोली को आपस में जोड़ता है। एक दर्रा है सिनला दर्रा, ये 2 बार पेपर में पूछा गया है। सिनला दर्रा किस किस के बीच है? सिनला दर्रा आपके पिथौरागढ़ में दारमा और ब्यास घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है, श्रृंगकंठ हमने देख ही लिया ऊपर, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। नेक्स्ट है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो जो बद्रीनाथ धाम है शीतकाल में बंद हो जाता है और यहां की जो मूर्ति है उसे नरसिंह मंदिर जोशीमठ में लाया जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा कहां होती है? जोशीमठ में। कौन से मंदिर में होती है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। ठीक है, जो बद्रीनाथ धाम है कितने भाग में बटा हुआ है? पेपर में आ चुका है। बद्रीनाथ धाम 3 भाग में बटा हुआ है। एक है सिंहद्वार, क्वेश्चन आता है कितने पार्ट्स हैं, दूसरा है आपका मंडल और तीसरा है आपका गर्भगृह। ठीक है, जो ये नरसिंह मंदिर है जहां पर शीतकालीन पूजा होती है, नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक है बसंत देव, उसके द्वारा करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौरव वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, पौरव वंश जो कि आपका ब्रह्मपुर के ऊपर शासन करता था, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी है। जो पौरव वंश है, जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था कन्नौज की, तो पूरा उत्तराखंड भी उसी के अधीन हो गया था। हर्षवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन का जो पूरा साम्राज्य था वो 3 भागों में बट गया। एक साम्राज्य टूटा उसका, उससे बना ब्रह्मपुर, एक से बना शत्रुघ्न राज्य और एक से बना गौविषाण राज्य। जो ब्रह्मपुर वाला इलाका है, इन तीनों में सबसे बड़ा इलाका था और इसी इलाके पर पौरव वंश स्थापित हुआ था। तो पहला क्वेश्चन, पौरव वंश कब स्थापित हुआ? हर्षवर्धन के बाद, यानी उत्तरवर्धन काल में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। ठीक है, उसी के बाद यह वंश स्थापित हुआ। इस वंश का जो संस्थापक है विष्णुवर्मन, इस वंश का संस्थापक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौरव वंश की अगर हम बात करें, जहां पर ये शासन करते थे, ये ब्रह्मपुर पर शासन करते थे। ब्रह्मपुर राज्य चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, इसीलिए ब्रह्मपुर को पर्वताकार राज्य के नाम से भी जाना जाता है और पौरव वंश को पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्मन था। इसमें 2 विष्णुवर्मन आते हैं, एक विष्णुवर्मन प्रथम और एक विष्णुवर्मन द्वितीय। तो जो प्रथम वाला है वो इस वंश का संस्थापक था। पौरव वंश के इतिहास का एकमात्र स्रोत क्या है? इनके इतिहास का एकमात्र स्रोत है इनके ताम्रपत्र जो हमको मिला है। इनका ताम्रपत्र हमें तालेश्वर से मिला है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यह तैयार हो गया, अल्मोड़ा के तालेश्वर से जो ताम्रपत्र मिले हैं, इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध पौरव वंश से है। ये ताम्रपत्र 2 राजाओं के इसमें नाम मिलते हैं, 2 राजाओं से संबंधित हैं। एक है द्युतिवर्मन और एक है विष्णुवर्मन द्वितीय। तो संस्थापक विष्णुवर्मन प्रथम है, लेकिन जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है इसमें किन 2 राजाओं का उल्लेख है? द्युतिवर्मन का और विष्णुवर्मन द्वितीय का। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के ये ताम्रपत्र हैं। किस भाषा में लिखा गया है यह ताम्रपत्र? तो यह आपके संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। इस ताम्रपत्र की खोज, तालेश्वर ताम्रपत्रों की खोज 1915 में वाई के गुप्ता के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने ध्यान रखना है। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर के लिए क्या नाम दिया था? ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर को पोलुकी मोपुलू नाम यहां पर दिया है। किसको कहा है ह्वेनसांग ने? यह नाम ब्रह्मपुर को कहा है। और ब्रह्मपुर को क्या कहते हैं? पर्वताकार राज्य।
आदि गुरु शंकराचार्य किस शासक के समय में उत्तराखंड आए थे? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य की बात करते हैं, इन्होंने उत्तराखंड में अपना देहत्याग किया था केदारनाथ धाम में 820 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। किन शासकों के समय आए थे, ये क्वेश्चन भी आया है। हम टिक कर देते हैं कार्तिकेयपुर नरेश या कत्यूरी नरेश। ठीक है, अब कौन सा नरेश है, इसमें आप करेंगे ईष्टगण देव। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर शासक ईष्टगण का उस समय यहां पर शासन था जब शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। 820 ईस्वी में ये केदारनाथ धाम में अपने प्राण त्याग देते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है। ईष्टगण देव की बात करते हैं तो ईष्टगण देव को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? सबसे पहले इसी ईष्टगण देव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वन पंचायतों की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों के द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया था। जो वन पंचायतों की व्यवस्था है, वन पंचायतों का गठन है, इनको कानूनी रूप से अंग्रेजों ने कब बनाया? ये बनाया था 1931 में। क्वेश्चन भी आता है, राज्य में वन पंचायतों की स्थापना कब की गई? 1931 में करी गई कानूनी तौर पर। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत वन पंचायतों की स्थापना होती है उत्तराखंड में? 1874 का जो डिस्ट्रिक्ट अधिसूचित एक्ट था, जिला अधिसूचित अधिनियम था, उसके तहत होती है 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है कालिदास की रचना में। कौन सी वाली रचना में कहा गया है? कुमार संभव में कहा गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है रघुवंश। यह भी कालिदास की रचना है। इस रचना में कालिदास ने हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का इस्तेमाल किया है। एक आपने इसको याद करना है। जो मेघदूत है यह भी कालिदास की रचना है और इसमें कालिदास ने अलकापुरी शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और कुमार संभव में उसने औषधि प्रस्थ नाम का उल्लेख किया है हिमालय के लिए। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित हैं? देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात करें, पहला तो आपको यह पता होना चाहिए ये किस वंश के हैं। तो यहां आपके जो कार्तिकेयपुर नरेश है या कत्यूरी नरेश है, ललित सूरदेव इससे संबंधित हैं। ठीक है, इसी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है, इसी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। अब एक क्वेश्चन आया था पेपर में, कार्तिकेयपुर नरेशों की राजभाषा क्या थी? इनकी राजभाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। यानी जो भी राजकीय काम होते थे वो संस्कृत में होते थे और आम बोलचाल की भाषा पाली थी। तो ताम्रपत्र है, राजकीय है, तो इसकी भाषा क्या होगी? संस्कृत होगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? देखिए, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद कौन है? सोमचंद आपका चंद्रवंश का संस्थापक है। सोमचंद ने ही कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना करी थी। कन्नौज से ये आया था। प्रयाग के निकट जो झूसी नामक जगह है वहां का ये निवासी था। ये भी पेपर में आया है कि सोमचंद कहां से आया था? झूसी से आया था। ठीक है, सोमचंद ने जब यहां पर शासन शुरू किया तो गांवों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति शुरू करी और इसी के साथ उत्तराखंड में नींव पड़ी, कुमाऊं में नींव पड़ी पंचायती राज व्यवस्था की। तो दो क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था राज्य में किसने शुरू करी? आप कहेंगे चंद राजाओं ने, और चंद राजा का नाम पूछेगा तो आप पहले चंद राजा सोमचंद का नाम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चंद शासक ने सिरा भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त किया था? सिरा को लेकर भी एक क्वेश्चन पेपर में आया है। देखिए, सिरा राज्य यानी जो आज का डीडी हाट वाला इलाका है, पूर्व काल में इसे सिरा नाम से जाना जाता था। एक पेपर में क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में कि पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी इलाका है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो प्राचीन काल में पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, उसे सिरा राज्य कहा जाता था। सिरा यानी आज का डीडी हाट इलाका। यहां पर जो मल शासक होते थे वो शासन करते थे। ठीक है, और मल वंश का संस्थापक कौन है? जगतमल इस वंश का संस्थापक था। जो सिरा राज्य में शासक होते थे इनको रैका या राई कहा जाता था। तो रैका कौन होते थे? सिरा पर शासन करने वाले मल शासक। कभी ये स्वतंत्र रहते थे, कभी ये डोटी के अधीन हो जाते थे। ठीक है, जो डोटी है, डोटी यानी नेपाल, नेपाल सिरा को पर्वत डोटी के नाम से जानते थे।
चंद्रवंश भी इसके ऊपर अधिकार करना चाहता था, सिरा को जीतना चाहता था, डोटी से इसको छीनना चाहता था। सिरा को जीता किसने था? सिरा को जीता था रुद्रचंद ने। सिरा के शासक था हरिमल, इसका नाम था। हरिमल को पराजित किया था 1590 में रुद्रचंद ने और सिरा को चंद साम्राज्य में मिलाया। और यहां पर रुद्रचंद के भूमि सर्वेक्षण के दस्तावेज भी देखने को मिले हैं। तो सिरा का विधि पूर्वक भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? रुद्रचंद ने करवाया। किसको पराजित किया था? हरिमल को पराजित किया था। पूरी कहानी हमने डिटेल में पढ़ी थी चंद्रवंश वाले वीडियो में। जो रुद्रचंद के पिता थे बालो कल्याण चंद, इनको सिरा राज्य चाहिए था और इसीलिए जो सिरा के उस समय राजा थे जिनका नाम था शोभामल, शोभामल की बेटी की शादी बालो कल्याण चंद के साथ हो जाती है और बालो कल्याण चंद दहेज में सिरा राज्य मांगते हैं, लेकिन इनको सिरा नहीं दिया जाता, इनको सौर राज्य जो आज का पिथौरागढ़ वाला इलाका है वो दे दिया जाता है। तो सिरा पर इनकी नजर पहले से थी। बाद में जब इनका पुत्र राजा बनता है रुद्रचंद, वो सिरा पर आक्रमण करके सिरा को जीत लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किस चंद राजा ने लिखवाई? तो एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है, चंद राजा से जुड़ी हुई है, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। यह किताब सामाजिक सुधार के लिए लिखाई गई थी। किसके काल में लिखी गई? यह लिखवाई थी रुद्रचंद ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रुद्रचंद के द्वारा एक और किताब की रचना करी गई जिसका नाम है सैनिक शास्त्र। अब ये जो सैनिक शास्त्र है ये पक्षी आखेट के ऊपर लिखी गई किताब है। तो क्वेश्चन आता है सैनिक शास्त्र नामक किताब किस पर आधारित है? पक्षी आखेट पर, पक्षी शिकारों पर आधारित है। इसको लिखा है रुद्रचंद ने। कुछ जगहों पर रूपचंद भी दिया गया है, आपने पहला रेफरेंस रुद्रचंद को ही देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए। क्वेश्चन आता है युवाओं को, कुमाऊं के युवाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस, कश्मीर किस चंद राजा ने भेजा था? वो भी रुद्रचंद ने भेजा था। एक और क्वेश्चन याद करेंगे यहीं पर। एक प्रमुख सेनापति था चंद्रवंश में जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है इसका निर्माण किसने करवाया है? रुद्रचंद ने करवाया है। और एक अंतिम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, रुद्रचंद के काल में सामान्य जनता को क्या कहा जाता था? रुद्रचंद के काल में सामान्य जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी थी? देखिए हर्षदेव जोशी की बात करते हैं जिसको काली कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पेपर में आया है, कुमाऊं का चाणक्य किसको कहते हैं? हर्षदेव जोशी को कहते हैं। हर्षदेव जोशी को विभीषण भी कहा गया है, इसे विभीषण राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हर्षदेव जोशी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का किंग मेकर इसी को कहा जाता है। जो डब्ल्यू फ्रेजर है, कैप्टन हियर्सी हैं, इन दोनों ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा था। ये नाम भी याद करेंगे। विभीषण सांकृत्यायन ने कहा, अलवारिक इसे फ्रेजर और हियर्सी ने कहा। हर्षदेव जोशी को लेकर 2-3 क्वेश्चन है, उनको ध्यान रखेंगे। पहला, जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उनको निमंत्रण किसने दिया था? गोरखाओं को कुमाऊं पर अटैक करने का निमंत्रण भी हर्षदेव जोशी के द्वारा दिया गया था। जब ललित शाह को ने गढ़वाल कुमाऊं पर आक्रमण किया, उनको आमंत्रण किसने दिया था? उनको भी हर्षदेव जोशी ने दिया था। जब शिवचंद गद्दी पर बैठे हर्षदेव जोशी की मदद से, उनका प्रधानमंत्री कौन था? उनका प्रधानमंत्री भी हर्षदेव जोशी था। और जब ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को चंद्रवंश का राजा बनाया था, कुमाऊं में राजा बनाया था, तो भी प्रद्युमन शाह के प्रधानमंत्री कौन था? हर्षदेव जोशी था। हर्षदेव जोशी ने 7 से 8 राजाओं को गद्दी पर बैठाने में मदद करी थी, इसीलिए इसे किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहां से होता था? तो प्रजाबंधु समाचार पत्र की बात करें, अल्मोड़ा से यह पत्र आता था। 1947 में शुरू हुआ, जयदत्त वेला के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में पर्टिकुलर रानीखेत से यह पेपर आता था। नेक्स्ट है टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? देखिए टिहरी बांध का स्थानीय नाम पूछा है, आपने जल्दबाजी में उपयुक्त दोनों को टिक नहीं करना है। स्वामी रामतीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है, इसका ऑफिशियल नाम है। ठीक है, स्थानीय नाम है इसका सुमन सागर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुमन सागर टिहरी बांध का स्थानीय नाम है। टिहरी बांध को राष्ट्र के गांव के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र का गांव किसे कहा जाता है? टिहरी बांध को। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। टिहरी बांध के जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है,
टिहरी बांध को योजना आयोग ने मंजूरी कब दी थी? 1972 में। टिहरी बांध का काम शुरू कब हुआ? 1978 में। और टिहरी बांध से जो बिजली उत्पादन का पहला राउंड था वो कब शुरू हुआ? 30 जुलाई 2006। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो पेपर में आए हैं। शुरू में टिहरी बांध परियोजना 600 मेगावाट की परियोजना थी। 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव जो रूस के राष्ट्रपति थे उनके साथ समझौता होता है और 600 मेगावाट की परियोजना 2400 मेगावाट की परियोजना बन जाती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहां स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान पेपर में पूछा गया है, ये आपके रुद्रपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और एक और है जो पेपर में आया था, ग्रामीण एवं कृषि विकास संस्थान, ये कहां है? ये आपके हल्द्वानी में है। तो दोनों को याद करेंगे, पेपर आ जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए, उत्तराखंड पर पहला गोरखा आक्रमण पूछा है। कुमाऊं पर तो इन्होंने पहला आक्रमण 1790 में कर लिया था और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया था 1791 पर। अब क्योंकि 1790 तो है नहीं यहां पर विकल्प में, तो आंसर हो जाएगा 1791। और ये पेपर में आया था क्योंकि ये सिर्फ कुमाऊं पर था। पूरे उत्तराखंड पर आक्रमण इनका कब माना गया? 1791 में, जब इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हालांकि गढ़वाल को ये जीत नहीं पाए थे 1791 में, गढ़वाल को इन्होंने 1804 में जीता था। एक क्वेश्चन और आता है, जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तब नेपाल नरेश कौन था? उस समय नेपाल नरेश था रण बहादुर शाह। कब? जब इन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। दूसरा, जब गढ़वाल पर इन्होंने अधिकार किया 1804 में, तब कौन शासक था? तब राजा था विक्रम शाह। तो दोनों के नाम याद करेंगे, ये कुमाऊं के समय, ये गढ़वाल के समय में। ठीक है। नेक्स्ट है, भीलछड़ा प्रपात कहां स्थित है? तो भीलछड़ा जल प्रपात की बात करें, ये आपके पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ के 2-3 जलप्रपात हैं जो पेपर में आए हैं। जैसे एक पेपर में आया था, विरथी जलप्रपात कहां है, भुरमुनी जलप्रपात कहां है, ये दोनों पिथौरागढ़ में है। साथ में भीलछड़ा को भी याद कर लेंगे। ठीक है। वसुंधरा जलप्रपात कहां है उत्तराखंड में? ये चमोली जनपद में है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का भवन है, इसका निर्माण सेंटोनी मैकडॉनल्ड के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसे बनाया किसने था? इसका डिजाइन किसने बनाया था? बनवाया तो मैकडॉनल्ड ने था, इसका डिजाइन किसने बनाया था? इसका डिजाइन स्टीवेंसन ने बनाया था। ठीक है। 1897 में यह भवन बनना शुरू हुआ, 1900 में जाकर तैयार हुआ। ठीक है। किस पैलेस की तर्ज पर इसे बनाया गया है? बकिंघम पैलेस की तर्ज पर, जो ब्रिटेन में है आपका, उसकी तर्ज पर बनाया गया है इस भवन को। उजली या अनेरी होली का संबंध किससे है? तो उजली या अनेरी होली ये आपके थारू जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति को किरात वंश का माना जाता है और ये अपने को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं। थारू जनजाति को लेकर आपसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उनको नोट कर लीजिए। थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। थारू जनजाति का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है, ये भी पेपर में आता है। इनका एक प्रमुख त्यौहार है बजहर। तो बजहर त्यौहार किसका है? थारू जनजाति का। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और होली के समय खिचड़ी नृत्य करते हैं। एक प्रमुख नृत्य है इनका लहचारी। तो लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखा, उनको पूरी डिटेल के साथ यहां पर समझा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।